नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं राष्ट्रीय एकता परिषद मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष और जाने माने पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब हमारे स्टूडियो में। रमेश शर्मा साहब पिछले 43 वर्ष से 43 ईयर्स से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अखबार के अलावा टीवी में भी काम किया है इन्होंने और साथ ही एक न्यूज चैनल के सीईओ रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ देश भर के अखबारों में ज्वलंत मुद्दों पर समसामयिक लेख लिखते हैं और मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय एकता परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और हमेशा इस बात को छुपाते हैं। हमसे अभी भी इस कार्यक्रम में आने के पहले उन्होंने कहा कि इस बात का जिक्र मत कीजिएगा कि मैं मध्य प्रदेश एकता परिषद का उपाध्यक्ष हूं। मैं इस पद पर हूं समाज की सेवा के लिए और मैं कोई भी सुविधा जो मुझे आधिकारिक तौर पर एक राज्य मंत्री के दर्जे के नाते मिलती है वो मैं लेता हूं। लेकिन आपने हमें कहा कि आप ये बातें बताइए मत, लेकिन हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि कितने ईमानदार लोग इस प्रदेश में अभी भी हैं और निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं सर आपसे आपकी बात को तोड़ने के लिए। ये जानना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की शुरुआत कैसे की? मैं जिन दिनों कॉलेज में पढ़ा करता था, दरअसल मैं गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। अचानक कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हुई जिसके कारण मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं कोई पार्ट टाइम नौकरी तलाश करके अपनी पढ़ाई पूरी करूं या फिर उसको बंद करके गांव लौट जाऊं। मैंने पहला रास्ता अपनाया और मैंने सोचा कि पार्ट टाइम मैंने जॉब शुरू किया। उन दिनों चूंकि मैं कॉलेज में जब पढ़ा करता था तो डिबेट के रूप में या छात्र संगठन के रूप में दैनिक जागरण में मेरा संपर्क अच्छा था और उस समय जो उसके संपादक थे प्रभारी माननीय सत्यनारायण जी श्रीवास्तव, जो अब नहीं है हमारे बीच में, ईश्वर उनको स्वर्ग में शांति दे और अच्छा स्थान दे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे एक पूछा कि तुम्हारा काम कितने में चल जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरा काम 100 रुपये में चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको 130 रुपये देंगे और तुम 4 घंटे हमको दिया करो। इस तरीके से मेरी शुरुआत पत्रकारिता में या अखबार से जुड़ाव के रूप में हुई। आगे चल करके फिर मैंने जब पढ़ाई पूरी की तो फिर दैनिक जागरण में ही रेगुलर हो गया और वहीं से अपनी लगभग 20 वर्ष में जागरण में रहा। 130 रुपए महीना? जी जी जी। और आजकल तो लोग 1 करोड़ 30 लाख में भी संतुष्ट नहीं होते पत्रकार लोग। तो पत्रकारों में इतना बदलाव कैसे आ गया? पैसे के लिए इतना मोह कैसे हो गया पत्रकार? ये बहुत सारी चीजें, ये समय के बदलाव और वातावरण का बदलाव है, व्यक्ति की जरूरतों का बदलाव है, उसके कारण आया। अगर आप खुद भी देख लें प्रकाश जी, मैं समझता हूं मेरी आयु और आपकी आयु लगभग आसपास ही होगी। तो आज से जो करीब 40 साल 45 साल पहले का जो सामाजिक जीवन था उसमें जरूरतें बहुत सीमित थीं। आदमी की जरूरत हबिश नहीं बनी थी और वो अपने न्यूनतम जरूरतों में गुजारा कर लेता था। दूसरी बात, जहां तक पत्रकारिता का सवाल है, तो पत्रकारिता उस समय व्यवसाय का रूप उसने नहीं लिया था, तब भी उसमें एक मिशन का रूप जिंदा था जो आज़ादी के से पहले मिशन का रूप रहा। या उस दौर में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो मेरे ज़्यादातर सीनियर ऐसे पत्रकार थे जिनके साथ मैंने पत्रकारिता सीखी जो कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए थे। आप अगर पत्रकारिता को देखेंगे तो उसमें 3-4 स्वरूप अलग अलग पाएंगे। एक जो पहली पीढ़ी के पत्रकार आपको 50 के पत्रकार आपको ऐसे दिखेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलनों में रहे और उसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता की। फिर जो पत्रकारिता की दूसरी पीढ़ी है जो 60 से 70 के बीच में हमको देखने को मिलती है, ये वो पीढ़ी थी जो सामाजिक आंदोलनों में जुड़ी रही और फिर पत्रकारिता में आई। 70 से 80 के बीच की जो पत्रकारिता की पीढ़ी थी, ये वो पीढ़ी थी जिन्होंने सामाजिक आंदोलन करने वाले पत्रकारों या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े वाले पत्रकारों के या तो उनके आंख से देखा या उनसे पत्रकारिता सीखी और पत्रकारिता शुरू की। अब चूंकि पत्रकारिता का बहुत सीधा संपर्क ना तो देखने में ना सीखने में सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों आंदोलनों से नहीं रहा। ये कोर्स करके जो बच्चे आते हैं उनके सामने कैरियर होता है, आसपास ग्लैमर से भरी हुई जिंदगी होती है। पैसा आज बहुत प्राथमिकता में आ गया, न केवल पत्रकारिता में। आप अगर हर क्षेत्र में देखेंगे तो पैसे की प्राथमिकता हो गई। वो प्राथमिकता हमको पत्रकारिता में भी दिखती है। आप दैनिक जागरण के संपादक रहे और दैनिक जागरण में आपने रिपोर्टर से लेके खेल संपादक से लेके वाणिज्य संपादक से लेके संपादक तक सारे काम किए। ये क्या यात्रा रही और कैसे अनुभव आपके रहे? आज के दौर में तो पत्रकारों में विशेषज्ञता का दौर, जो खेल पत्रकार है वो संपादकीय नहीं लिख सकता, जो संपादकीय लिखता है वो व्यापार व्यवसाय की रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। तो ये
जैक ऑफ ऑल कैसे बने आप? ये दरअसल में उस समय की जो सीनियर पीढ़ी थी, इसका श्रेय मैं स्वर्गीय सत्यनारायण जी श्रीवास्तव जी को ही दूंगा। उनको लगता था कि न केवल मैं, उस दौर में जितने लोग भी उनके पास पत्रकारिता सीखे, उनको लगता था कि वो हर विधा में निपुण रहे। उन्होंने शुरुआत में उन्होंने करीब 1-2 महीने तो संपादक के नाम पत्र ही लिखाते थे हर पत्रकार से, फिर प्रांतीय डेस्क पर बैठाते थे। उसके बाद फिर करीब 1-2 साल उनको लग जाता था कि इस बच्चे का या ये जो भी प्रशिक्षु आया है, इसका टैलेंट अच्छा हो गया है, तब उसको रिपोर्टिंग में लगाते थे। एक व्यक्ति को दुनिया को समझने के लिए आज आप किसी एक विधा को समझ करके पत्रकारिता कर सकते होंगे, लेकिन वो एक योग्य पत्रकार के लिए बहुत जरूरी है कि वो विभिन्न आयामों को समझे। आप अगर खबर बनाने में देखेंगे, अगर जो लोग राजनीति की रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो क्या राजनीति में अर्थ से संबंधित फैसले नहीं होते? क्या राजनीति में खेल से संबंधित फैसले नहीं होते? क्या राजनीति में दूर दराज के गांव से संबंधित समस्याओं के फैसले नहीं होते? तो अगर आपको उसकी बेहतर रिपोर्टिंग करना है, उन योजनाओं का विश्लेषण करना है, उसके पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है, तो बहुत जरूरी है कि आज की पीढ़ी अलग अलग डेस्कों पर पहले काम कर ले और उस विधा को समझ ले, उस ट्रेड को समझ ले, उस ट्रेंड को समझ ले, तब वो राजनीतिक या संपादकीय प्रभारी बने। तो मैं समझता हूं अखबार का भी सार्थक करेगा, अखबार की उपयोगिता को भी, और खुद की पत्रकारिता को भी सार्थक हो पाएगी। सर, आपने एक राष्ट्रीय अखबार में दिल्ली में रिपोर्टिंग की है, प्रधानमंत्री की बीट आपके पास थी, संसद की रिपोर्टिंग आप करते रहे। तब संसद की रिपोर्टिंग होती थी, जो मूर्धनी पत्रकार होते थे, जिन्हें विषयों की समझ होती थी, वे संसद जाया करते थे। आजकल एक बाइट जर्नलिज्म हो गया है, जिन्हें देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं, वो केवल बाइट के पीछे भागते हैं। क्या अंतर लगता है तब की और अब की पत्रकारिता? ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मैं इसको संसद के स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली के स्वरूप को भी देखता हूँ। उस समय जो सांसद होते थे, वो हिस्सा जो लेते थे, मैं समझता हूँ उसमें उनकी पढ़ाई झलकती थी। अगर संसद की डिबेट में 6 सांसदों ने हिस्सा लिया है, तो उसमें से कम 1-2 ऐसे थे जो विषय पर बहुत जानकारी देते थे। तो उसकी जानकारी को समझने के लिए भी आपकी समझ का IQ चाहिए। संसार में जो आप नहीं जानते हैं, जो आपकी समझ में जिसका फ्रेम नहीं बना है, वो विषय आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये ठीक वैसा है कि जिस तरीके से आपकी आंख किसी रंग को अगर देख नहीं पाती और वो रंग सामने आ गया, आप उस रंग को पहचान नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार विषयों के जो विशेषज्ञ विधायक और सांसद उस समय बोलते थे, बहुत पढ़ करके बोलते थे। आज संसद में भी पढ़ाई के आधार पर बहस नहीं होती, आज संसद में हंगामे के आधार पर बहस होती है। और फिर पत्रकारिता में भी एक ट्रेंड चल गया। उस समय जब हम लोग शुरुआत की थी मध्य प्रदेश विधानसभा की रिपोर्टिंग करने की, या 2001 के आसपास संसद की रिपोर्टिंग की जिन शुरू की थी, कहीं ना कहीं हम एक खबर, बड़ी खबर ऐसी बनाते थे, किसी एक विषय पर हर सांसद के बारे में 2-2 लाइन 4-4 लाइन हम कवर करते थे। आज वो ट्रेंड चला गया। आज हंगामे की जो है, किस व्यक्ति ने हंगामे पर क्या बोला, किसने टेबल मारी, किसने माइक उठाया और कौन वेल में आया, इस बात की प्राथमिकताएं हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं रुचि भी बदल रही है, समाज की रुचि बदल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं पत्रकारिता की प्राथमिकता बदल रही है। तो ये बहुत आसान रिपोर्टिंग है, बिना मेहनत किए हुए, केवल हमने कैमरा सामने लगाया, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसकी बाइट ले ली और टाइम खत्म हो गया। आपने फिर टीवी पत्रकारिता की है, तो अखबार से टीवी में जाना आपको कैसा लगा? अखबार से टीवी में जाना 2 तरह का मुझे अनुभव था। एक तो अपना चूंकि चेहरा दिखता है तो ये कहीं ना कहीं आपके अहंकार को तुष्ट करता है, ये भाव मुझे अच्छा लगता था। लेकिन टीवी की जो खबरें हम लोग बनाते थे, बहुत सतही बनाते थे और बहुत चलताऊ बनाते थे, काम चलाऊ बनाते थे। उसमें पढ़ने की और रेफरेंस की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो टीवी की रिपोर्टिंग को बहुत हल्केपन रहा। तो जब कभी मैं अपनी खबर को देखता था, रिपोर्ट को देखता था, या जिस रिपोर्ट को मैंने किसी से रिपोर्टर को कहा है कि इस खबर को ऐसी बनाना, और उसको जब खबर देखता था, उसमें कंटेंट्स को लेकर के तो मुझे लगता था कि यार ये बड़ी कमजोर है। अखबार की खबर से पढ़ करके मैं बहुत संतुष्ट होता था और उसका अच्छा भी लगता था अखबार की खबर पढ़ करके। टीवी में केवल चेहरा देख करके अच्छा लगता था कि यार अपन दिख रहे हैं, और किसी ने अपन को फोन करा कि यार आपकी खबर आई, आप ठीक लग रहे थे टीवी पर। तो टीवी की रिपोर्टिंग में अहंकार तुष्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मानस में असंतोष रहा। एक वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह, उनका कहना है कि टेलीविजन पर गंभीर पत्रकारिता संभव ही नहीं है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मैं इससे काफी कुछ इससे सहमत हूं कि गंभीर पत्रकारिता इसलिए भी संभव नहीं है कि टीवी पर अगंभीर किस्म का वातावरण बन गया। ये ठीक वैसे ही है, किसी विचारक का मैंने एक संस्मरण पढ़ा था, उसने लिखा था कि एक गांव में ज्यादातर लोग पागल हो गए।
और 2 लोग जो थे ऐसे थे जो पागल नहीं हुए। तो वो जो 9 लोग 8 लोग जो पागल हो गए, उन्होंने 10 लोगों को पागल घोषित कर दिया और बहुमत के आधार पर उन 2 अच्छे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आज चूंकि टीवी पर गंभीर खबरों की या गंभीर पत्रकारिता की गुंजाइश नहीं बनी, आज नेगेटिव टीआरपी ट्रेंड जो डेवलप हो गया है, उस आधार पर अगर कोई टीवी चैनल चाहे भी कि वो सकारात्मक, सृजनात्मक और समाजात्मक पत्रकारिता को जोड़ देगा, ऐसी खबरों को जोड़ देगा, मैं समझता हूं वो चल नहीं पाएगा, वो पसंद नहीं किया जाएगा। क्या गुटबाजी बहुत ज्यादा है मीडिया जगत में भी? निश्चित रूप से वो तो है ही। और उसकी जब आप अगर देखेंगे, एक भारत में न केवल मीडिया में आप देखें बल्कि कहीं भी एक अनुशासन और एक सामूहिकता का अभाव हो गया है। परिवारों में सामूहिकता का अभाव है, समाज में सामूहिकता का अभाव है, राष्ट्र में सामूहिकता का अभाव है, ट्रेड में भी सामूहिकता का अभाव है। अब ये जो लगभग जो लोग भी अखबार के बड़े संचालक हैं, मीडिया चैनलों के बड़े संचालक हैं, वो एक प्रकार से एक साम्राज्य का केंद्र हो गए हैं। तो हर व्यक्ति को अपने साम्राज्य का विस्तार चाहिए, अपनी टीआरपी चाहिए, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो गुटबाजी है। जानापाव के उद्धार के लिए आपने बड़े प्रयत्न किए। किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि जानापाव में बड़ा विकास हो? आप लगातार मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर आते रहे जानापाव में, और मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य की घोषणा की, उसमें भी आप प्रमुख व्यक्ति थे। तो किस चीज ने आपको प्रेरित किया? जानापाव में 2 चीजों का आकर्षण रहा। एक तो जानापाव की पहाड़ी भारत में बिरली पहाड़ियों में से एक है। आमतौर पर नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, बीच मैदान के बीच छोटी सी पहाड़ी हो, उसमें से 7 नदियां निकलें, ये अद्भुत चमत्कार मध्य प्रदेश में एकमात्र पहाड़ी जानापाव के साथ है। उस पहाड़ी से जो पानी निकलता है वो दोनों समंदर में जाता है। गंभीर नदी निकलती है, चंबल नदी यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, और ये पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। गंभीर और कैरम नदियां नर्मदा में मिलती है और ये पानी दूसरे समंदर में जाता है। बॉटनी की विविधता, वनस्पति की विविधता के लिए भी वो पहाड़ी और औषधीय पौधों के लिए भी वो पहाड़ी देश में एक विख्यात है। उसकी दूसरी एक और विशेषता उसकी है, उस पहाड़ी के बारे में मान्यता है कि वो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। मुझे लगता है कि आज अगर पूरी दुनिया चल रही है तो जो भगवान परशुराम जी ने व्यवस्थाएं बनाई थी, उनकी चाहे समाज को 4 टायर सिस्टम बनाया हो, उनका प्रशासन का जो 3 टायर सिस्टम बनाया हो, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका को राजाओं से और राजगुरुओं से अलग किया था, वो सिस्टम हो, चाहे नारी उद्धार का मामला हो, ये सारा का सारा उनका बनाया हुआ सिस्टम है। आज मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से अराजकता है, जिस ढंग से दुष्टताएं हैं, उस ढंग के लिए भी आज भगवान परशुराम जैसे चरित्र की स्थापना के लिए जरूरत है, ताकि उनसे ओजस्विता, वो एक अकेले चरित्र ऐसे हैं जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निष्णात थे। उनके बारे में मान्यता है कि उनके आगे 4 वेद चलते हैं, उनके पीछे तीरों से भरा तूणीर रहता है। तो यानी जो बल और बुद्धि 2 चीज में, ज्ञान में और गुण में और शौर्य में, उसका केंद्र अगर है, तो आपको अगर याद होगा प्रकाश जी, जब चीन का युद्ध हुआ था तब दिनकर जी ने एक परशुराम प्रतीक्षा एक कविता लिखी थी। उनको लग रहा था कि अगर चीन से सामना करना है तो उसका प्रतीक भगवान परशुराम ही होना चाहिए। तो मुझे लगा कि आज समाज में सुधार के लिए भगवान परशुराम जैसे प्रतीकों को सामने लाने की जरूरत है, इसलिए वहां रुचि ली। और फिर उन्हीं की कृपा है कि वो जो भी प्रस्ताव शासन के सामने गए, शासन ने माने। मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारता के साथ 11 करोड़ की घोषणा की, वो खुद भी आए और उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। और इस बार भी उन्होंने परशुराम जयंती से पहले बहुत से नए काम जानापाव में शुरू किए हैं, जो हम आने वाले वक्त में बहुत जल्दी वहां देखेंगे। आपका राजनीतिक रुझान किस तरफ है? वैसे मेरा राजनीतिक रुझान किस तरफ कहूँ, ये मुझे भी कई बार लगता है, लेकिन मेरी प्राथमिकता में राष्ट्र और संस्कृति है। अब इस समय जो भी व्यक्ति, जो संगठन, जो राजनीतिक दल राजनीति के साथ साथ राष्ट्र और संस्कृति से व्यक्ति निर्माण के लिए लोग काम कर रहे हैं, मेरा सद्भाव उनके प्रति ज्यादा है। आप श्रीमती गांधी के समर्थक रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं। राजीव गांधी की कई बातों की आपने प्रशंसा की अपने भाषणों में, तो ये विरोधाभास नहीं लगता? नहीं, इसको मैं विरोधाभास नहीं मानता। आप अगर इंदिरा जी को देखेंगे, जब वो प्रधानमंत्री थी, वो अकेली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने भारत को जो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से था उसको 2 टुकड़े कर दिए थे। वो महिला जो भारत में वाकई नारी शौर्य के दूरदर्शी के लिए जानी जाती है, वो उसकी प्रतीक रही और उन्होंने रातों रात दुनिया के नक्शे बदल दिए थे। उन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाया। कहीं ना कहीं ये भारतीय सीमा का विस्तार है। भारतीय सीमा का विस्तार 1947
के बाद निरंतर घटा है। आप अगर देखें 47 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1962 में चीन ने करीब हमारी 67,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। भारत का भूगोल निरंतर सिकुड़ रहा था। ऐसी स्थिति में इंदिरा जी एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसी थी, उन्होंने हमारी भूगोल का विस्तार किया। उन्होंने सिक्किम को भारत से मिलाया। पाकिस्तान का जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था उसको उन्होंने दो टूक कर दिया और 93,000 फौजियों का, सशस्त्र फौजियों का आत्मसमर्पण कराया। ये मैं समझता हूं भारत की शान की वृद्धि है और इसका अगर किसी को श्रेय जाना चाहिए, जो लोग भी राष्ट्र के लिए चिंता करते हैं उनको इस बात का श्रेय इंदिरा जी को देना होगा। हालांकि उनकी जो दूसरी और बातें हैं, मैं आपातकाल का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। खास तौर से 1980 के बाद के जो प्रधानमंत्री बनी और जो उनके कुछ निर्णय हैं उससे मेरी असहमति है। लेकिन वो जो एक घटना 1971 की, 1972 की, उनके जो शौर्य की घटनाएं हैं उसकी मैंने हमेशा उनकी प्रशंसा की है और वो स्तुत्य हैं। राजीव गांधी के मामले में उनका मुझे एक स्टैंड हमेशा पसंद आया। खासतौर से अयोध्या विवाद का जो उन्होंने हल निकाला था, उन्होंने सिंहद्वार का पूजन किया था, मूर्ति के ताले राजीव जी ने खुलवाए थे और फिर उन्होंने जो एक फार्मूला दिया था मंदिर निर्माण का, मुझे लगता था कि अगर फार्मूला, राजीव जी का फार्मूला अगर सामने आए और लोग उस पर अमल करें तो देश की बहुत सी समस्या उसमें खत्म हो सकती थी। आपके सामाजिक रुझान क्या हैं और आप कई संस्थाओं में सक्रिय हैं, भोपाल में, प्रदेश में, क्या क्या आपकी रुचियां हैं अभिरुचि? सबसे पहले तो मेरी रुचि सामाजिक में भारतीय संस्कृति का जो वैश्विक स्वरूप है उसकी स्थापना का है। दूसरा, वेदों में विज्ञान और भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता, मैं इस पर ज्यादा जोर देता हूं और मेरा मान्यता है कि विज्ञान के जो भी अनुसंधान आज की तारीख तक हुए हैं और अगले 100 वर्षों में होंगे, उन सारे के सारे सूत्र भारतीय संस्कृति में मौजूद हैं, वेदों में उसके सूत्र मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए मैं दो उदाहरण प्रकाश जी आपको देना चाहूंगा। न्यूटन का जो सबसे ज्यादा माना जाता है, उसने कहा कि सेब नीचे कैसे आया, उस आधार पर उसने जो खोज की, गुरुत्वाकर्षण आया और हमारी किताबों में लिखा हुआ है और हमने न्यूटन को बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक माना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ कणाद ईसा से 200 साल पहले हुआ है। कणाद ने तो यहां तक लिखा है कि धरती की आकर्षण शक्ति से पदार्थ नीचे आता है और उसके श्लोकों में तो ये सूत्र भी मौजूद है कि सेब ऊपर कैसे जाता है। सेब जब तक ऊपर नहीं जाएगा वो नीचे नहीं आएगा। न्यूटन का उसका गति का नियम, उसका गुरुत्वाकर्षण, ये सारे के सारे कणाद के श्लोकों में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, चरक संहिता भारत में ईसा से 400 साल पहले लिखी गई। चरक संहिता में जो शल्य क्रियाओं का वर्णन आता है, आज का विज्ञान उसी आधार पर काम करता है। उसमें शल्य क्रिया के चाकू के लिए लिखा गया है कि जो बाल को छील सके। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें बाल को चीरना और बाल को काटना नहीं है, बाल छीलने शब्द का इस्तेमाल है। तो आप देखिए कि उन्होंने कितने बारीक चाकू की कल्पना शल्य क्रिया की की है। आज पूरी दुनिया में वेद ईसा से 1400 साल पहले के माने जाते हैं। मैक्स मुलर ने उनको ईसा से 1400 साल पहले का माना, जो लगभग आज से 3400-3500 साल पुराना माना जाता है। और लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद की प्रति मौजूद है, जो यूएनओ ने, जिसको संसार की सबसे प्राचीन लिखित प्रति घोषित की गई है। उसमें अगर आप ब्रह्म का सूत्र देखेंगे और आइंस्टीन का ऊर्जा का सिद्धांत देखेंगे, दोनों एक आता है। हमने कहा कि ये पूरे संसार में ब्रह्म व्यापा हुआ है, आइंस्टीन ने कहा कि पूरे संसार में ऊर्जा व्यापी हुई है। हमने कहा कि ये ब्रह्म ही है, वो जड़ में, चेतन में, पदार्थ में रूपांतरित होता है। आइंस्टीन ने कहा ये ऊर्जा ही है जो पदार्थ में और वस्तु में रूपांतरित होती है। हमने कहा कि अगर किसी भी वस्तु, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, उसमें से ब्रह्म का तत्व चला जाए तो वो विलोपित हो जाएगी। आइंस्टीन ने कहा किसी भी टेबल में से अगर हम एक एक एटम को निकाल लेंगे, ये टेबल जीरो हो जाएगी और टेबल अणु में बदल जाएगी। हमने कहा कि जो ब्रह्म का जो बारीक से बारीक अणु है वो 3 गुणों से भरा हुआ है, रजगुण से, सद्गुण से और तमोगुण से। आइंस्टीन ने कहा एक एटम को अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। अगर आप न्यूट्रॉन के गुणधर्म देखेंगे और ऋग्वेद के तमोगुण के गुणधर्म देखेंगे, अगर आप न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म देखेंगे और ऋग्वेद में रजोगुण के गुणधर्म देखेंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन का गुणधर्म देखेंगे और उसके आप सद्गुण का देखेंगे, वो दोनों मिलेंगे। इसके अलावा भी कृष्ण ने गीता में कहा है मैं गुणातीत हूं, मैं इन गुणों से भी अतीत हूं। इस बात को 2011 में अब वैज्ञानिकों ने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई गॉड पार्टिकल होता है और उन्होंने खोज लिया है। जैसा ब्रह्म के बारे में कहा गया वो गुणातीत है, विज्ञान ठीक उसी लाइन पर चल रहा है। ये हमारे यहाँ ऋग्वेद में मौजूद है। ऋग्वेद में भृगुवाणी ऋचा है।
जिसमें भृगु ने वरुण से कहा कि मुझे अग्नि दीजिए। वरुण जल का देवता है, वरुण जल को कहा गया है। जल से अग्नि देने की तुक क्या है? जल से अग्नि दो ही परिस्थिति में आती है, या तो पानी डिकम्पोज हो जाए, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में निकल जाए, हाइड्रोजन चूंकि ज्वलनशील होती है वो एक आग के गोले में बदल जाती है, या फिर पानी से बिजली पैदा की जाए। दो ही परिस्थिति में जल से अग्नि हो सकती है। तो यदि ईसा से 1400 साल 1500 साल पहले किसी ने पानी से अग्नि मानी है, तो मान करके चलिए वो व्यक्ति या तो पानी को डिकम्पोज करना जान गया था या पानी से बिजली बनाना जान गया था। तो अगर हमारे यहाँ नालंदा का हम देखेंगे, नालंदा कम से कम 2500 वर्ष पहले नालंदा का अस्तित्व पा चुका था। नालंदा में आप अगर देखेंगे तो खंडहरों में आपको 10 चूल्हे मिलेंगे। मुझे लगता है वो गैस के पाइप लाइन से उन्होंने चूल्हा जलाना सीख लिया था। तो वैज्ञानिकों की श्रेष्ठता अगर है तो भारत में है, हमारे मनीषियों में है। इस बात को मैं लोगों में बताने का, ये मेरी रुचि का विषय है और लोगों को समझाने का प्रयत्न करता हूं। वो अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपने पूर्वजों पर गर्व करें। शर्मा साहब, आप अपने व्यस्त समय में से हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की। हमारे इस कार्यक्रम का समय सीमित है, लेकिन फिर भी आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन सीमित समय के कारण हमारी बातें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।